हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। और इसी के साथ साथ में मैंने होम साइंस एग्जाम मास्टर का मेरा पहले जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था वो किसी कारणवश खराब हो गया है, तो अब होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 के नाम से मैंने अपना नया टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो आप सब ज़रूर उस पर ज्वाइन करें। उसमें आपको एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी प्रीवियस भी कुछ जानकारियाँ उसमें हैं, और मैं नई भी उसमें ऐड करती रहती हूँ। और रिसेंटली मैंने उसमें आरडीए की आपकी टेबल जो है 2020 वाली वो भी की है, और उसके साथ में शॉर्ट रिपोर्ट है। ठीक है, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। मेरा नया जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 है। आप सब जा कर के उसे ज्वाइन कर लें। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने होम साइंस एग्जाम मास्टर के नाम से किया था वो चैनल मेरा बंद हो गया है, और जब आप उस पर 2 आगे लिखेंगे तो मेरा नया चैनल आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। भोजन प्रबंधन कैटरिंग कर्मकों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो कैटरिंग है वो कर्मकार जो है उसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस तरह से? प्रबंधक, उपयोगिता कार्यकर्ता, रसोइया, निरीक्षक। प्रबंधक, रसोइया, निरीक्षक, उपयोगिता कार्यकर्ता। सी है आपका प्रबंधक, निरीक्षक, रसोइया, उपयोगिता कार्यकर्ता, और डी है प्रबंधक, उपयोगिता कार्यकर्ता, निरीक्षक, रसोइया। तो जो वर्कर्स होते हैं उनको इसमें क्या करना है, आपको सही क्रम में लगाना है। तो जो भोजन प्रबंध है उसमें कर्मकारों का सही क्रम किस प्रकार से होगा? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सबसे पहले क्या? प्रबंधक, फिर रसोइया, फिर उसके बाद निरीक्षक, उपयोगिता, और फिर कार्यकर्ता। तो इस तरह से जो यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो आप लोग इस क्रम को याद कर लीजिए। अगला है 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था में लड़कियों के लिए प्रोटीन की संस्तुति दैनिक हिस्सा होती है कितने ग्राम दिन का? तो 16 से 18 वर्ष की अगर किशोरी है तो उसका जो दैनिक प्रोटीन की मात्रा है वह कितनी? लगभग 55 ग्राम के करीब होती है। ठीक है, वो कितनी होती है? 55 ग्राम के करीब होती है। तथा जो महिलाओं का है, मतलब आपका जो बॉडी वेट है उसी के अकॉर्डिंग क्या प्रोटीन की मात्रा होती है। तो जो किशोरावस्था की 16 से 18 वर्ष की लड़कियां होंगी उनमें प्रोटीन की संस्तुति दैनिक मात्रा कितनी होती है? 50 ग्राम होती है। तो यहाँ पर आपका 55 और 50 इसी के बीच में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट होता है। मैंने आरडीए की आपको नई टेबल जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। मेरे टेलीग्राम चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 के नाम से है, आप वहाँ पे जाएं। मैंने बिल्कुल नई टेलीग्राम पे आप जाएंगे, आप सिंपली टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। आपको कुछ अलग से लिखना भी नहीं है। जो मेरे चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, आप उसे ज्वाइन करें। और वहाँ पर पूरा मैंने आरडीए टेबल आपको दी है, साथ ही साथ में शॉर्ट रिपोर्ट भी है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है? मतलब जब भी हम मील प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम हमें कौन सा कारक प्रभावित करता है? आहार नियोजन का मतलब क्या होता है? क्या कि मतलब हमें जो भी अपनी डाइट लेनी है उसको हम पहले से नियोजित कर लें, या उसकी हम लोग पहले से मात्रा बना लें, मतलब पहले से उसकी हम लोग योजना बना लें, और हमारे शरीर को जितने पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है उसकी रिक्वायरमेंट को क्या करें, हम निर्धारित कर लें कि कितना हमें प्रोटीन लेना है, और प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, विटामिन कितने लेने हैं। तो इस चीज़ को जैसे आरडीए टेबल में दिया रहता है उसी हिसाब से उसको हम एक बैलेंस बनाते हुए चलते हैं। उसी जो बैलेंस डाइट को हम लोग पहले से नियोजन करते हैं वही क्या है, हमारा आहार नियोजन है। उसमें भोजन जो पोषक तत्व हैं उसकी उचित एवं संतुलित मात्रा हो। ठीक है, तो जो भिन्न भिन्न अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं उनकी अलग अलग शारीरिक आवश्यकता होगी। तो उसमें ये कह रहा है कि कौन सी चीज़ है जो कि आहार नियोजन को प्रभावित करती है? आयु, बिल्कुल एज फैक्टर प्रभावित करता है। शारीरिक आवश्यकता बिल्कुल प्रभावित करती है, और व्यवसाय भी प्रभावित करता है। जैसे हम आयु की बात करें, बच्चे का दूसरा होगा, एडल्ट का दूसरा है, और वृद्ध का दूसरा है। शारीरिक आवश्यकता प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, इनका अलग से है। ठीक, फिर उसके बाद अगर जेंडर वाइज भी अगर हम बात करते हैं तब भी वो अलग होता है। व्यवसाय हमारा क्या होता है कि एक्यूपेशन किस तरह का, हमें मेंटल वर्क ज़्यादा करना है या फिजिकल वर्क ज़्यादा करना है, उस हिसाब से हमारी
बॉडी में कैलोरीज लगती हैं। तो ये इसको क्या जैसे लोग होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको बदलना पड़ता है, तो बिल्कुल ये प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी यह करेक्ट हो जाता है। अगला है एर्गोनॉमिक शब्द ग्रीक शब्द एर्गोन और नॉमस से बनाया गया है, जिसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कई बार आपको ये हर तरह की परीक्षा में पूछा गया हुआ है कि इसका अर्थ क्या होता है। नैसर्गिक नियम के साथ खड़े रहते काम के साथ खड़े रहना या कोई नहीं। तो ये जो है इसका मतलब है कि नैसर्गिक नियम के साथ, मतलब जैसे ये कह रहा है कि जैसे नेचुरल तरीके से है, नेचुरल आपके क्लॉज में आपको काम करना, ठीक है। तो नियम जैसे जो भी नियम हो, मतलब वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हो, आपको परेशान न करने वाले हों और आपकी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए किसी तरह से। तो एर्गोन और नॉमिक शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, नैसर्गिक नियम के साथ करना, काम करना। तो वर्क विथ नेचुरल क्लॉज, ठीक है, वर्क विथ नेचुरल क्लॉज। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में पाया जाता है। क्या मछली में क्या पाया जाता है, तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एवं फास्फोरस, फास्फोरस एवं कैल्शियम, कैल्शियम का और आपका एवं कॉपर, तांबा। तो यहाँ पे जो मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या, जो इसमें कॉपर एवं मैग्नीशियम होता है, इसमें उच्च मात्रा में कॉपर एवं मैग्नीशियम होता है जो कि ब्रेन के लिए अच्छा होता है। और मछली में प्रोटीन 15 से 20% होती है, वसा की मात्रा 2 से 20% होती है और मछली हमारा विटामिन डी और ए दोनों का उत्कृष्ट साधन होता है। बोन्स के लिए भी क्या हमारे अच्छी होती है और आइज के लिए भी अच्छी होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होता है ऑप्शन नंबर ए जो है तांबा एवं कॉपर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम, तो तांबा और कॉपर एक ही चीज हो गई और वो मैग्नीशियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकार के दूध को केवल 0.05 से 0.1% तक वसा होती है। तो किस प्रकार के दूध में केवल कितनी, टोन्ड दूध में, स्किम दूध में, कंडेंस दूध में या पूर्ण दूध में। तो जो स्किम मिल्क हम लोग को मार्केट में जब हम लोग खरीदने जाता है तो वो पूछता है टोन चाहिए, स्किम चाहिए। तो यहाँ से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो वसा रहित है वह क्या है, स्किम मिल्क वही होता है। हाँ, उसी को हम वसा रहित दूध कहते हैं। इसे स्प्रेटा दूध भी कहा जाता है। वसा रहित दूध तैयार करने हेतु मशीन से अथवा क्रीम सेपरेटर से मक्खन निकाल लिया जाता है। जब पूरा ऐसा बड़ा बड़ा सा कंटेनर में डेयरी में दूध रहता है, वहाँ पे बड़े बड़े से क्या होते हैं, चर्नर्स लगे हुए होते हैं और उससे क्या होता है, उसमें से क्या करते हैं, बटर को निकाल लेते हैं और जो वो लिक्विड बचता है, मतलब कि वसा रहित दूध जो बचता है उसको पैक कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो इसमें घुलनशील विटामिन, जैसे खास करके किस विटामिन की, इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें क्या विटामिन ए की मात्रा क्या हो जाती है इस दूध में, कम हो जाती है और छोटे बच्चे अगर हैं तो उनके लिए दूध अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे मोटापा के रोगी हैं और इस तरह के मतलब बड़े लोग भी, एडल्ट लोग भी हैं, तो वो क्या इस तरह के दूध पिए तो ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाय में पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड या इनमें से सभी। तो चाय एवं कॉफी दोनों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है वह बिल्कुल सही हो जाता है। चाय तथा कॉफी दोनों में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चाय में थीन, टैनिन नामक तत्व भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका कैफीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य प्रक्रम जिसमें अनाज या स्टार्च चीनी में परिवर्तित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक। पकाना, भाप देना, माल्ट करना या बेक करना। तो खाद्य प्रक्रमक जिसमें अनाज का स्टार्च चीनी में परिवर्तित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, माल्ट करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वो क्या होता है, माल्ट करना उसे कहते हैं।
नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गर्भस्थ बच्चा जब छोटा है मतलब भ्रूण में है, तो उस समय कौन सा जो प्रोटीन है वह उसमें संग्रहित रहता है, मतलब पहले से ही उपस्थित रहता है, तो वह क्या है? आपका विटामिन ए है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और जो विटामिन ए होता है वह किसमें? प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, मतलब एनिमल सोर्स से आपको मिलता है। और वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है। और कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो बॉडी में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। वनस्पति में क्या होते हैं? आपके कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और जो विटामिन ए होता है वह केवल किसमें? प्राणिज भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं। और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो बॉडी में जाकर तब विटामिन ए में परिवर्तित होते हैं, इसलिए कैरोटीनॉइड्स को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे प्रोविटामिन ए किसको कहते हैं, तो कैरोटीनॉइड्स को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। विटामिन ए गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। तो कैरोटीन का अगर तुम एब्जॉर्प्शन करना है तो भोजन में कौन से तत्व की जरूरत होगी, ठीक। वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, या विटामिन डी की। तो कैरोटीन का अब शोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है जब भोजन द्वारा, आपकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है। और तो क्या होता है? जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब इसका पाचन व अवशोषण पित्त रस मतलब बाइल जूस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। विटामिन ए का एस्टर का साबुनीकरण पैंक्रियाटिक लाइपेज से होता है तथा इसका इमल्सिफिकेशन छोटी आंत में पक्वाशय तथा ड्यूोडेनम भाग में होता है। बीटा कैरोटीन आपके कैरोटीनेज एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित होता है तथा इसका संग्रहण यकृत में होता है, परंतु बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए ये चीजें आवश्यक हैं, ठीक है। कौन कौन सी बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए क्या चीजें आवश्यक होती हैं? तो बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए कैरोटीन का विटामिन में परिवर्तित होना, पित्तरस का क्रियाशील होना और वसा की उपस्थिति होना। तो ये 3 चीजें होती है। तो इसके साथ आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि मानव शरीर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल 2 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो कितने तरह के? 2 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। वैसे 20-22 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें कुछ एसेंशियल है और कुछ नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अनिवार्य अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारे शरीर में उनका संश्लेषण नहीं होता है, उसको हमें प्राप्त करने के लिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो वही हमारे क्या एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और जो स्तनधारी हैं उसमें केवल 10 ही अमीनो एसिड्स हैं जो कि शरीर में बनते हैं, और जो 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो 15 दिया है, 20 दिया है, 40 दिया है या 10 दिया है। तो अगर टोटल पूछता तो 20 का ऑप्शन होता तो हम यहाँ पे करेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे इसने एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होता है वह करेक्ट हो जाता है कि मानव शरीर में कितने आवश्यक अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो वह 10 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं? पीईएम के, फ्लोरोसिस के, क्वाशियार्कर के या फिर सूखा रोग के? वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन या त्वचा में परिवर्तन। तो ये मैंने आपको यूजीसी नेट वाली क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वृद्धि का अभाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, त्वचा में परिवर्तन होता है और बालों में भी परिवर्तन इसका लक्षण हो जाता है। तो यह क्या, ये सारा किसका लक्षण है? क्वाशियार्कर का लक्षण है, ठीक है। तो ये आपका किसका क्वाशियार्कर का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाता है। जो क्वाशियार्कर रोग है वह 1 से 4 साल के बच्चों में जनरली देखने को मिलता है। यह रोग प्रोटीन डिफिशियंसी से है, जबकि मैरास्मस की बात करें तो प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी से होता है। इस रोग में जो ये क्वाशियार्कर है इसमें ऊर्जा
यहाँ पर क्या हो जाता है कि उसमें भोजन में कार्बोस तथा पर्याप्त मात्रा में परंतु प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। मतलब जिसके भोजन में कार्बोस तो रहेगा लेकिन प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, उन्हीं बच्चों को क्या हो जाता है, या रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह आपका सही हो जाता है, क्वेश्यारकर। अगला है ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में एक चर संघटक सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 1 से 80%, ये 1 से 70%, 1 से 80%, 1 से 90% या 1 से 100%। तो ग्लाइकोप्रोटीन 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के एक चर संघटक सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक का समूह है। ठीक है, तो यह किसका, 1 से ग्लाइकोप्रोटीन का 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के एक चर संघटित सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का एक समूह है। ठीक, अगला है दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है बॉम कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर और लैक्टोमीटर। तो दहन की ऊष्मा जो होती है वह एक साधन से नापी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, दहन की ऊष्मा को जो हम नापते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटो जो आपका मीटर। ठीक है, इसको मैंने अलग से एक क्लास मैंने ली है, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, मैंने पूरा इसका फिगर भी उसमें दिया है और इसके बारे में आपको बताया। लैक्टोमीटर से हम जान रहे हैं दूध ही नापते हैं। पीएच क्या है, हमारा पीएच स्केल जो होती है 1 से 14 तक होती है। पॉजिटिव मतलब 1 से, यहाँ पर जो है यहाँ पे सारे नंबर लिखे होते हैं, 1 से 14 तक होती है और फिर यहाँ 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, इस तरफ जाता है तो एसिडिक और इस तरफ जाता है तो बेस होता है। ठीक, फिर उसके बाद WHO द्वारा सुझाए गए एक वेस्ट एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI कितनी है, इसमें भी बदलाव कर दिया गया है अब। तो 18 से 23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 19 से 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 20 से 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर या 21 से 26 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी जो यहाँ पर जो करेक्ट यहाँ पे है कि 18 से 23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये करंट में ये चेंज हो, व्यक्ति की सामान्य BMI को चेंज कर दिया गया है, तो इसको आप एक बार फिर से देख लें। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो हम सभी जानते हैं कि हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, इस आहार से में क्या होता है, हमारी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है क्योंकि जो संतुलित आहार है उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा प्रोटीन, ये सब क्या है उचित मात्रा में सम्मिश्रित होते हैं। हमारी आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और ये क्या है, तो इससे क्या होता है, इसीलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगला प्रश्न है, भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थ संबंधी विकारों का उच्च बोझ है, घेघा, रतौंधी, अल्पभार, रक्ताल्पता, संज्ञान। तो इसमें क्या है, जिसमें कि भारत में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो भारत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर घेंघा हो जाता है और विटामिन ए की डिफिशियंसी से और आयरन की डिफिशियंसी से, ये रक्ताल्पता और रतौंधी। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाता है आपका A, B और D। कौन सा करेक्ट होता है, A, B और D। ऑप्शन में हम जाएंगे तो ABC, ABD, ABCD और CDE। तो ABD हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ABD घेंघा। ठीक है, आयोडीन की कमी से, रतौंधी विटामिन ए और रक्ताल्पता मतलब कि आपकी आयरन की डिफिशियंसी से। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, मृद भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन या नियमित भोजन। तो वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, तो मतलब बिल्कुल भी उसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूर्ण द्रव, ये कंप्लीट लिक्विड डाइट है, इसके अंदर हम दूध
में आ जाते हैं। मृत भोजन खिचड़ी वगैरह आती है, ठीक है। स्पष्ट की हम बात करें, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, तो यही क्या होते हैं, ये पोषणीय दृष्टि से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नियमित भोजन का भी पौष्टिक मूल्य होता है। दूध का तो हम जान ही रहे हैं, दूध की चाय है या दलिया है, कोई पतली सी चीज़ बना करके दे दिया ना, तो जो ये क्लियर लिक्विड डाइट होती है, इसका पोषण रूप से कोई मोल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न सघनता वाले कपड़े का बेहतर हस्त होता है, लचीलापन होता है, आवरण कम होता है या भार कम होता है। अगर कपड़े में ज़्यादा मतलब कम सघनता होगी तो क्या होगा, उसका भार कैसा होगा, कम होगा, है। उसका भार कैसा होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्न सघनता वाले कपड़े का भार क्या होता है, कम होता है। जैसे हम कहते हैं वेटलेस है, कपड़ों का भार उसकी सघनता, उसकी जो डेंसिटी होती है उस पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा, उससे बने वस्त्र उतने ही ज़्यादा भारी होंगे। और जो रेशम है और नायलॉन है, ये क्या निम्न सघनता वाले वस्त्र हैं और इसका भार क्या होता है, ये सब बहुत लाइट वेट होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। और साथ में मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सब मेरा टेलीग्राम चैनल जो होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर 2 के नाम से, आप टेलीग्राम पर जाएं, आप सिंपली टाइप करेंगे तो वहाँ पर होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर 2 के नाम से आप वहाँ पर जा कर के ज्वाइन कर ले। पहले से जो बच्चे मेरे पास थे, मेरे पास 200 के करीब सब्सक्राइबर थे, लेकिन मेरा चैनल बंद हो गया किसी वजह से, क्योंकि कुछ दिक्कत की वजह से मैं बीच में ड्रॉप कर दिया था मैंने, तो वो मेरा चैनल अब एक्टिव नहीं है। होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर 2 के नाम से अब वो दूसरा चैनल मेरा एक्टिव हो गया है। तो आप सभी बच्चे जो पहले के भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो प्लीज़ जा कर के वो उस चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लें। तो आपका अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, बढ़ेंगी संख्या, तो मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मैं डालना स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले आप उसे ज्वाइन करें। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट करें, और किसी टॉपिक पर अगर आपको दिक्कत है, कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और पहले के मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। एक एक टॉपिक पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से बनाए हैं, प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आते। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा क्या हमें हर चीज़ इजी होती जाती है। ओके, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ओके।